आदाब खुशामदीद। आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की। 5वां चरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात की चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्राइम न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार मेहताब अहमद। मेहताब भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए। स्वागत है आपके चैनल पर आने के लिए, सभी को धन्यवाद देता हूँ। मेहताब भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 5वां चरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? कम सीटें भी हैं, 8 राज्यों की महज 49 सीटें हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? और देखिए इरफान जी, जिस तरीके से चुनाव देखा जा रहा है, महत्वपूर्ण जनता ने चुनाव को बना दिया है। अब जी, जो जनता है वो पूरी तरीके से उसका जो माइंड है वो अपने हिसाब से अब किसी के कहने पे नहीं आ रही है। जो जनता है वो किसको वोट करना है जागरूक हो गई। वो जागरूक हो गई है। तो उसमें महत्वपूर्ण दोनों पार्टियों के लिए, या इंडिया गठबंधन की बात करें या भाजपा की बात करें, दोनों के मन में बेचैनी पैदा कर दी है। भले ही भाजपा सरकार कह रही है कि 400 पार का नारा दे रही है, इंडिया गठबंधन कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन जनता जो है वो खामोश है। आप देख सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, जी, केवल अगर 25 तारीख के चुनाव को देखा जाए, यानी कि आज से अगर देखा जाए, तो 114 सीटों का ही चुनाव बाकी है। बाकी अन्य सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। आपने इन सीटों के चुनाव हुए हैं, वहाँ की जनता की खामोशी आप देख सकते हैं कि जनता जो 2019 में चुनाव था, 2014 में चुनाव था, उससे पहले जो चुनाव था, जो एक क्राउड होता था, वो चीज़ इस बार नहीं दिखी। लोगों में उत्साह नहीं था। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो एक जागरूकता है वो मन बना करके बैठे हैं कि हमें किसे चुनना है, और वो उन्होंने जहाँ जहाँ पर मतदान हुए हैं जी, वहाँ पे उन्होंने अपना काम किया है। अच्छा, इस बात से भी वीआईपी कह सकते हैं महत्वपूर्ण कि कई वीआईपी सीट इस वाले में आती है फेस में, कि रायबरेली कह लें आप, अमेठी कह लें, और जो है लखनऊ सीट कह लें, तो क्या इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? जी, देखिए आप रायबरेली देख लीजिए, अमेठी देख लीजिए और लखनऊ, ये 3 ऐसी सीटें भी देखने अयोध्या आता है उसमें, फैजाबाद देख लीजिए। तो यहाँ पर आप वोट परसेंटेज देखिए जी, 2014 का देखिए, 2019 का देखिए और 2024 का देखिए। जो 2000 अगर रायबरेली की बात कर दी जाए जी, तो इस बार 2% मतदान बढ़ करके पड़ा। अब वो आप चाहे बदलाव की स्थिति में देखिए जी, या फिर लोगों में उत्साह देखिए। राहुल गांधी के प्रति, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं जी, राहुल गांधी के आने से भी मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, लोगों में उत्साह बढ़ा, उनको उत्साह बढ़ा। दूसरी बात एक चीज़ और है, अमेठी आप देख लीजिए जी, वहाँ पर भी मतदान प्रतिशत बढ़ा जी, पिछले बार से इस बार बढ़ा। आप लखनऊ देख लीजिए, आप फैजाबाद देख लीजिए, और अगर यहाँ तक देखा जाए तो सबसे बेहतर बाराबंकी को आप देख लीजिए कि वहाँ कितने प्रतिशत सबसे ज़्यादा मतदान, सबसे ज़्यादा वहाँ पे। और आप इन 4 चरणों को देख लीजिए जी, जो इससे पहले जो वहाँ पर मतदान प्रतिशत काफ़ी कम था, लोग कम जा रहे थे वोट करने। जबकि अगर देखा जाए दूसरे नज़रिए से जी, कि सरकार ने मतदान को लेकर जागरूकता अभियान चलाने को लेकर बेइंतहा रुपये पानी की तरह बहाए, बहुत से प्रोग्राम किए, लोगों को जागरूक करने का काम किया जी, लेकिन उस जागरूकता का असर जनता पे पड़ा नहीं। और यही कारण रहा है कि इस बार जो 4 चरण के चुनाव हुए जी, वहाँ पर मतदान प्रतिशत कम रहा। सरकार की तरफ से पूरी जो एक व्यवस्था थी उसको लेकर करने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने काफ़ी मेहनत की, गांव गली मोहल्लों में जाकर के जागरूकता अभियान फैलाया जी, लेकिन उसके बावजूद मतदान प्रतिशत कम होना एक बड़ा सवाल है। आखिर वहाँ के नेताओं में लोगों की प्रति नाराजगी थी, या सरकार की जो योजना थी जी, उससे लोग कम सही तरीके से वो लाभान्वित नहीं हो पाए, उसकी वजह से तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं, जिससे जनता पूरी तरीके से खामोश थी, और उन्होंने जो मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए जी, वो कम किया। और
गांव से लेकर सड़क और सड़क से लेकर शहर तक सन्नाटा ही नजर आया है। केवल इस मतदान बार का जो रुझान दिख रहा है, लोगों में जो उत्साह दिख रही है, आपको क्या लगता है? आप अपने अंदाजे से बताएं कि रुझान किस तरफ जा रहा है इस बार के चुनाव का। देखिए, भाजपा सरकार तो लगातार, भाजपा के जो नेता है माननीय प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार ये कह रहे हैं कि 400 पार जाएगी सीटें। लेकिन इंडिया गठबंधन भी अपने आप को कम नहीं कह रही है। वो ये कह रहे हैं कि इस बार बदलाव है। तो ये पार्टी की अपनी अपनी बात है जी। लेकिन अगर आप जनता पे आइए जी, तो जनता का रुझान कुछ अलग है। आप देख सकते हैं, आपने लगातार इन 5 चरणों के चुनाव को देखा होगा जी। लोगों में वो उत्साह नहीं नजर आ रहा है। थोड़ा सा लोग दुख के मारे से दुख के मारे अपहज महसूस कर रहे हैं। वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। तमाम मीडिया के पत्रकार बंधु इन 5 चरणों में लोगों की ओपिनियन ली है जी। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में सच्चाई है जी, वो जरूर सामने आई है। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लेकर के बातें करते नजर आए कि इंडिया गठबंधन, और उसी के बल पर इंडिया गठबंधन अपने आप का दावा पेश कर रही है कि वो सरकार बनाएंगे। लेकिन सभाओं में भी बहुत ज़्यादा भीड़ इनके इंडिया गठबंधन में देखने को मिलती है, जबकि बीजेपी के जनसभाओं में उतना नहीं देखने को मिलता है। आप अगर रायबरेली की बात कर लीजिए जी, तो रायबरेली में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी 2 बार रैली करने रायबरेली पहुंचे। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए कि उनके दूसरे दौरे की रैली में काफ़ी भीड़ नजर आई। इसका कह सकते हैं कि शायद वो मनोज पांडे को पार्टी में ला रहे थे। मनोज पांडे की वजह से शायद लोग उनके जनसभा में ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। बिल्कुल, इस बात को मैं आपसे कहूँगा कि जब पहला उनका जो जनसभा थी वो रायबरेली के शहर के GIC ग्राउंड में थी जी, और उसके बाद वो वहाँ से जनसभा को संबोधित करने के बाद अमित शाह जी जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद वहाँ से वो सीधा सपा विधायक मनोज पांडे के घर गए जी। वहाँ पर करीब वो 15 से 20 मिनट थे, बातचीत हुई। उसके बाद वो वापस जा गए वहाँ से। लेकिन कुछ ही दिन के बाद जब उन्होंने दूसरा दौरा किया और उस जनसभा का आयोजन जी मनोज पांडे जी के द्वारा कराया गया, उस जनसभा में आप देखे होंगे कि कितनी भीड़ थी। तो कहीं ना कहीं वो भी मनोज पांडे जी ने वहाँ पर जनसभा कराई। ये ऊंचाहार विधानसभा, क्योंकि ऊंचाहार विधानसभा से लगातार वो 3री बार विधायक हैं जी। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। इस बार विपक्ष में जब वो मुख्य सचेतक ब्राह्मण के बहुत बड़े चेहरा थे वो, और पूरी तरीके से उनके हाथ में उनका ब्राह्मण चेहरा होने के नाते उत्तर प्रदेश में एक अच्छी पैठ है। ब्राह्मण के साथ साथ ऊंचाहार विधानसभा में एक अच्छी पैठ है। तो कहीं ना कहीं मनोज पांडे जी को लेकर के वो भीड़। जब मनोज पांडे बीजेपी में चले गए तो क्या कांग्रेस को इंडिया गठबंधन को बड़ी चोट कर सकते हैं? देखिए, जो चीज़ पहले होना चाहिए था वो काफ़ी देर में हुआ, समय की वजह से। क्योंकि 17 तारीख को मनोज पांडे जी भाजपा में सदस्यता लेते हैं और 18 को कैंपेनिंग बंद हो जाती है, यानी कि देखा जाए तो 24 घंटे बाद बंद होना है जी। और जो पब्लिक थी, जो जनता थी, वो पूरी तरीके से काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी। क्योंकि अगर देखा जाए कि अभी देखा जाए कि नामांकन से पहले जी भाजपा वर्सेस कांग्रेस चल रहा था कि कौन प्रत्याशी आएगा। लास्ट टाइम में जब चुनाव का आखिरी दिन था उस समय फाइनल हुए कि दिनेश सिंह भाजपा से लड़ेंगे, और जिस दिन नामांकन था उस दिन कांग्रेस ने अपने तुरुप का खेला और राहुल गांधी को। बात पे ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी का नाम न घोषित करके बीजेपी को घेर के रखी हुई थी कि अपना प्रचार प्रसार न कर पाए। अगर बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि दोनों पार्टियों के नेता ने रणनीति का एक जाल बिछाया था कि नाम ओपन होगा तो वो खेल करेंगे जी, लेकिन इस पूरे रणनीति के मामले में कांग्रेस उनसे एक कदम आगे थी जी। क्योंकि पहले नाम चल रहा था प्रियंका वाड्रा का कि प्रियंका वाड्रा जी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। कई बार आ भी चुकी थी, कई बार आ चुके थे, और जो माहौल था जी वो पूरी तरीके से बना था। लेकिन प्रियंका वाड्रा ने चुनाव लड़ने से इनकार किया और उसके बाद
जिस तरीके से सुबह में राहुल गांधी जी का नाम आया तो लोग चौंक गए, कुछ पार्टी को लेकर के और कुछ भाजपा की तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी लगे। राहुल गांधी कांग्रेस में लोग थोड़ा सा नाराज, रायबरेली से लोग काफ़ी हट रहे थे पीछे, लेकिन जब से राहुल गांधी का नाम अनाउंस हुआ लोग कांग्रेस की तरफ उससे भी ज़्यादा तेज़ी से जुड़ने को देखा गया है। देखिए, आपको बताएं कि अगर देखा जाए कि गांधी परिवार का रायबरेली से काफ़ी गहरा नाता है, सदियों का नाता है। ठीक है, जिस हिसाब से वो कह रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि 2019 में जब सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव जीती और 5 साल का जो ये पूरा अरसा बीता, इस दौरान सोनिया गांधी जी रायबरेली नहीं आई, लेकिन उसको लेकर के लोगों में नाराज़गी बढ़ती गई। विपक्ष की पार्टियों ने भी इसका पूरा फ़ायदा उठाया कि लोगों में जो दूरियां थी उसको, इस सांसद हैं यहाँ नहीं आई, कोरोना काल था, कोरोना काल के बावजूद भी उसके बाद जब कोरोना हटा तब भी नहीं आई, लोगों के दुख दर्द में नहीं, तो जो लोगों में नाराज़गी थी वो बढ़ती गई। लेकिन जब चुनाव का समय आया और जब प्रियंका वाड्रा को रायबरेली और अमेठी की कमान दी गई जी, उसके बाद जब प्रियंका जी रायबरेली की सड़कों पर उतरी तो ऐसा लग रहा था कि जहाँ पर उन्होंने जनसभा की, जहाँ पर वो गई, तो लोगों में वो चीज़ें नज़र नहीं आई, जो नाराज़गी थी वो दूर दिखाई पड़ी। और जनसभा हो या नुक्कड़ सभा, वहाँ पर भारी तादाद में, भारी संख्या में लोग दिखे समर्थन करते हुए। तो समर्थन करते हुए तो कहीं ना कहीं जो रिश्ता है गांधी परिवार का वो ज़्यादा जो नाराज़गी वाला है वो बहुत कट्टर नाराज़गी का नहीं है कि नहीं हम तुमसे वो नहीं है, लेकिन वो चीज़ दिखा नहीं वो। अच्छा, बात करें कि दिनेश प्रताप इस बात को लेकर आरोप भी लगा रहे थे कि सोनिया गांधी जो है जीत के चली गई तो जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही ना, उन्होंने अपना प्रतिनिधि बना दिया था प्रियंका गांधी को, प्रियंका गांधी ने अपना प्रतिनिधि बना दिया था केएल शर्मा को, तो जनता को ना सोनिया मिले थे, ना प्रियंका, ना केएल शर्मा, तो जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी। आरोप लगातार अपने हर जनसभा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। नहीं, बात तो सही है जी, बात सही है कि सोनिया गांधी चुनाव जीतने के बाद वो जिम्मेदारी उनको दी और उसके बाद जो जिम्मेदारी थी केएल शर्मा जी को मिली। केएल शर्मा बीच बीच में रायबरेली आते रहे, जो उनका संगठन था वो संगठन के लोग से मिलते रहे, लेकिन जो काम है वो काम भी जिस तरीके से होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो कांग्रेस का एक पर्सनल मामला है। ठीक है, जनता को क्या मिला क्या नहीं मिला जनता देख रही थी 5 सालों के अंदर। इस बार जो रायबरेली में राहुल गांधी को लेकर जनता काफ़ी उत्सुक है। बिल्कुल, देखा जाए अगर दिनेश प्रताप सिंह की बात की जाए तो दिनेश प्रताप सिंह का जो राजनीतिक जो अनुभव है, जो उनका जो एक समीकरण है, जो ज़मीनी पैठ है वो कम नहीं है जी। एक अच्छे नेता हैं और 5 साल स्वतंत्र प्रधानमंत्री भी रहे, सरकार में स्वतंत्र प्रधानमंत्री हैं, उनसे जो बन पड़ा, जो विकास करना था जी, उस पर भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनाव वाले दिन एक बड़ा देखने को मिला कि एक गांव था जहां पूरे गांव के लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। दिनेश प्रताप सिंह हालांकि गए वहां पे, लोगों से आग्रह किया कि आप वोट करें, फिर चले गए, लोगों ने नहीं किया। फिर राहुल गांधी पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया, उसके बाद जो है लोग वोट करने लगे। इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इसको लेकर के बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने सीधा राहुल गांधी पर निशाना भी साधा कि ये कांग्रेस के लोगों की पूरी एक प्रायोजित कार्यक्रम था। अच्छा, कि मतदान बहिष्कार किया जाए और उसके बाद जब राहुल गांधी पहुंचे तब मतदान किया जाए। लेकिन अगर फिलहाल देखा जाए कि सड़कों की बात की जाए तो आप ये ऊंचा हार से जब आप कानपुर के लिए जब आप टर्न करेंगे जी तो 15 किलोमीटर के बाद एक गदागढ़ चौराहा पड़ता है जी। वहाँ से मुराई बाग यानी डलमो की दूरी 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर के लगभग पड़ती है। उस बीच का जो रास्ता है वो कई सालों से बदहाल है, बुरी स्थिति में। पूरी सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं कि गड्ढा मुक्त किया जाए सड़कों जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने या फिर केंद्र की सरकार हो लगातार जो सड़कों का जाल है माननीय नितिन गडकरी के द्वारा फैलाया गया, जाल बिछाया गया सड़कों पर। नितिन गडकरी भी आए थे, रायबरेली आए थे, लेकिन उस सड़क का कोई
देखभाल करने वाला नहीं था। लोगों का आवागमन बाधित था, लोग गड्ढों में से आते जाते थे। लेकिन जब कोई मंत्री या कोई वीआईपी आता था तो उसमें डमरीकरण का यानी कि गड्ढों को भर दिया जाता। लेकिन जो सड़क बननी चाहिए, जो हाईवे है जी, उस तरीके से वो मानक होता है, जो मानक होता है वो उस तरह से नहीं बनाई गई। और तो वो कहीं ना कहीं वो नाराजगी। और जहाँ पे राहुल गांधी गए थे चुनाव के दिन, वो मैनपुर गांव है और वहाँ के लोगों ने मतदान को बहिष्कार किया। प्रशासन की तरफ से लोग पहुँचे, अधिकारी पहुँचे, लोगों को मनाने की बात की कि आप मतदान करिए। लेकिन ग्रामीण जो थे वो अड़े हुए थे कि जब तक सड़क नहीं होगी तब तक मतदान नहीं करेंगे। अंततः उनको लिख करके दिया गया कि सड़क बनेगी और तब करीब 4 बजे के बाद मतदान शुरू हुआ। ये एक बड़ा स्टॉप कह सकते हैं राहुल गांधी का, इन्होंने इस गेम इलेक्शन में किया। ये वहाँ के लोगों की मांग थी कि राहुल गांधी आए जी, वहाँ के लोगों की मांग थी राहुल गांधी आए। राहुल गांधी वहाँ गए भी थे जी। उससे पहले दिनेश प्रताप सिंह भी वहाँ गए थे। उन्होंने वो लोगों से कहा कि आप लोग मतदान करिए, ग्रामीणों से निवेदन किया। लेकिन ग्रामीण अपनी बातों पे अड़े थे, नहीं माने। तो कहीं ना कहीं तो इस बार जो रायबरेली में चुनाव हुए हैं, पिछली बार से ज़्यादा भी हुए हैं, तो आपको समीकरण में क्या नज़र आ रहा है? चाहे वो ज़मीनी हकीकत हो और चाहे वो जनसभाओं को देखते हुए और चाहे इलेक्शन को देखते हुए, क्योंकि आप लगातार बने हुए थे ग्राउंड पे भी, और चाहे जहाँ रहा हो आप हर चीज़ कवर भी किए हैं, देखा गया है। देखिए, रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में जो जनता थी, मैंने भी पब्लिक ओपिनियन लिया, लोगों से मिला, रायबरेली का भ्रमण किया, तो जनता खुल करके कुछ बोलना नहीं चाह रही थी। और मेरे ही साथ नहीं, और भी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर आए, बाहर से आए जी, तो कहीं ना कहीं जो कमियां थी वो जनता ने इंडिया गठबंधन के फेवर में बात की। क्योंकि रायबरेली में आपने देखा होगा 17 तारीख को एक संयुक्त जनसभा की गई जी, इसमें अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जी, और भी नेता भी थे जी। अगर आप देखें तो कांग्रेस का जो लीडर दिख है जी, वो भी रायबरेली में चुनाव के दौरान मौजूद था। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे, सारे लोग यहाँ पे रायबरेली में थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी, वो भी रायबरेली में थे। तो जो कैंपेनिंग का जो दौर चला जी, उसमें कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जो 5 साल की जो नाराजगी थी जनता के बीच, वो खत्म करने का पूरी तरीके से काम किया जी। और वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी प्रत्याशी की बात की जाए, तो उन्होंने जो अपनी मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो अंतर कला है, तो बीजेपी के जो और लीडर हैं जो रायबरेली में हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ से अंतर कला देखने को मिली। अच्छा, बीजेपी के अंदर कुछ अनबन थी, कुछ प्रत्याशी को पसंद नहीं कर रहे थे, कुछ उनका समर्थन भी देखा गया कि नहीं, आखिरी वक्त तक लोग उनका इंतजार करते रहे, समर्थन नहीं देखने को मिला उनको। आप देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जो विधायक हैं जी, या जो बीजेपी के शीर्ष लीडर हैं, जो अच्छे नेता माने जाते हैं, जनता उन्हें देख रही थी कि आप कब कहें और तब हम वहाँ पहुँचे। तो उनकी तरफ से कोई चीज़ आई नहीं। वो मंचों पर तो ज़रूर शीर्ष लीडर के साथ में नजर आए, चाहे मुख्यमंत्री जी हों उनके साथ में, चाहे डिप्टी सीएम का दौरा रहा हो। अगर वो देखा जाए कि रायबरेली में कमल का फूल खिलाने के लिए भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। 2019 से लेकर के 2024 तक दिन रात मेहनत की है। तो बीजेपी भी हर हाल में रायबरेली को जीतना चाहती थी और कांग्रेस तो उसको चाहिए ही चाहिए। देखिए, ये कांग्रेस का गढ़ है और बीजेपी चाह रही थी कि वो यहाँ पर कमल का फूल खिलाए। तो पिछली बार का अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 5वें चरण की 14 सीट में सिर्फ रायबरेली से ही बीजेपी नहीं जीती थी, बाकी 13 की 13 बीजेपी जीती थी। बिल्कुल, ये सोनिया गांधी का जो एक स्नेह है जी, अगर मैं उस पर बात करूँ तो सोनिया गांधी का एक कैडर है रायबरेली में। आप देखे होंगे कि 17 तारीख को जब जनसभा के लिए सोनिया गांधी का नाम था कि वो जनसभा करेंगी संयुक्त रूप से, और मंच पर वो नहीं पहुंची थी, तो वहाँ पे लोगों ने कयास लगाया कि शायद सोनिया गांधी नहीं आएंगी। उनकी बाद में पता चला कि थोड़ा सा आश्वस्त इसलिए नहीं, लेकिन बाद में वो पहुंची, तब वहाँ पे जनता उनको सुनने के लिए बेताब नजर आई। तो उन्होंने
कहा, जी अपनी बातों को रखा, रायबरेली वासियों को धन्यवाद दिया और कहा कि आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे 2004 से अब तक 24 तक आपने सांसद बना के रखा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। बिल्कुल। इंदिरा जी के बारे में उन्होंने कहा कि वो रायबरेली को एक अलग नज़रिए से देखती थी, अपना परिवार मानती थी। तो कहीं ना कहीं जो लगाव है गांधी परिवार का रायबरेली से, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बड़ी बात भी की कि रायबरेली वालों, मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। हाँ, और ये नाराज़ नहीं करेगा आप लोगों को वो। हाँ, तो ये ऐसा है इरफान जी की जो ये जनसभा होती है, जो लीडर होते हैं, जो बड़े लीडर होते हैं, उनकी बातों को जनता बड़े गौर से सुनती है। जी। भावुकता कहीं ना कहीं जनता में काम करती है। जो भावुकता, जो भावुक शब्द होते हैं, वो लोगों के हृदय को भेदने का घर काम कर जाते हैं। हाँ, तो जिस तरीके से सोनिया गांधी ने मंच से कहा कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ और ये तुम्हें निराश नहीं करेगा, काम करेगा राहुल जी। तो उन तमाम बातों को लेकर के जो जनता थी वो स्तब्ध थी, सुन रही थी। ज़्यादा देर का उन्होंने ज़्यादा समय नहीं दिया, लेकिन जितना दिया वो जनता से सीधा बात करती रही और उसके बाद वहाँ से वो अपने केंद्र की बात की जाए, आपको लोग लगातार कह रहे हैं कि तख्ता पलट हो गया है, कुछ समीकरण भी आ रहे हैं, लोग जनता भी कह रही है कि इस बार इंडिया गठबंधन की केंद्र में आएगी। आप अपने नज़रिए से क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से भाजपा की बात की जाए, क्योंकि अभी वो सरकार में है जी, और चुनाव चल रहा है। 25 तारीख को 6वां चरण का होगा और उसके बाद में फिर 7वां और 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे। तो जहाँ पर 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं, वहाँ की जनता ने उन प्रत्याशियों के भाग्य को ईवीएम में कैद कर दिया है जी। और जो सर्वे बता रहे हैं, तो सर्वे के आधार पर सर्वे को झुठलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत से न्यूज़ चैनलों का सर्वे है, बहुत से जो ज्योतिष विद्या वाले हैं उनका भी मानना है कि तख्ता पलट हो सकता है जी। ये मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो कयास लगाए जाते हैं जी, तो 90% ये माना जाता है कि ठीक है, 10% कुछ भी। जब प्रधानमंत्री जी हमेशा रायबरेली उत्तर प्रदेश आते थे, बनारस जाते थे, तो अकेले जाते थे, कभी प्रधान योगी आदित्यनाथ जी को नहीं लेके गए। इस बार देखा गया है कि रैली में योगी आदित्यनाथ को लेके गए, तो क्या समझा जाए कि लोग नाराज़गी जता रहे हैं और लोग कम पसंद कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो बहुत बड़े नेता हैं जी, पूरे विश्व में उनका नाम है जी, और उनकी शख्सियत कहीं छुपी नहीं है, ठीक है। और अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो भी एक बहुत ही बेहतर मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने काम किया लगातार। वो जनता के बीच में अपनी तमाम जो सरकार की योजनाएं उनको गिनाते हुए नजर आए, जी। लेकिन कहीं ना कहीं जनता की नाराज़गी है और वो खुल करके नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी की जो जनसभा हो रही है और उसके बाद आप इंडिया गठबंधन की जनसभा को देखिए तो फर्क नज़र आता है। जल सैलाब दोनों में अलग अलग तरीके का देखने को मिलता है। जी, मुख्यमंत्री की जनसभा में भीड़ मिलेगी, बिल्कुल। प्रधानमंत्री की जनसभा में भीड़ मिलती है, बिल्कुल। लेकिन जो बीजेपी के अन्य नेता जी, जो जनसभा करते हैं उनमें भीड़ का नहीं दिखती है। आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लोग देखने के लिए सिर्फ जा रहे हैं। बिल्कुल, आप दोनों नज़रिए से देख सकते हैं, क्योंकि एक बेहतर चेहरा है, बेहतर शख्सियत है, बेहतर नेता है जी, उसलिए लोग जा रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं, इसलिए उनको जा रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। बाकी आप बीजेपी में अन्य नेताओं को अगर देखा जाए, उनकी रैली को देखा जाए तो कम पसंद कर रहे हैं और वहाँ पर भीड़ नहीं दिख रही है जी। वहीं आप देख लीजिए अखिलेश यादव को, वो सभा कर रहे हैं, संयुक्त रूप से जनसभाएं कर रहे हैं जी। और जो इंडिया गठबंधन के जो नेता कर रहे हैं, तो वहाँ पर भीड़ आपको देखने को मिलेगी। आप रायबरेली की अगर बात करें तो सचिन पायलट की आप बात कर लीजिए, उनकी जनसभा में भीड़ थी और भूपेश बघेल जी की जो जनसभा, तो कहीं ना कहीं देखिए तो यहाँ पर जो जनता है, जी, जनता ही देखिए, जनता एक ऐसी चीज़ है कि ग्राम प्रधान से लेकर
प्रधानमंत्री तक बनाने का काम करते हैं। और जनता के नेता एक तरह से आश्रित होते हैं कि वो वोट देंगे तब हम कुछ बनेंगे। अच्छा, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, तो इसको लेकर भी लोग नाराज़गी और जता रहे हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ, ज़्यादा इंडिया गठबंधन की तरफ लोग जाना पसंद कर रहे हैं मैनिफेस्टो की वजह से भी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से जो मैनिफेस्टो आया है जी, उसको लेकर के इंडिया गठबंधन लगातार अपने मंचों से, अपनी जनसभाओं में बराबर उस बात को दोहरा रहे हैं कि वो ये करेंगे। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी सरकार की बात की जाए, उनके नेताओं की बात की जाए, तो 10 साल 14 से लेकर 24 तक सरकार में हैं जी, आपने बहुत से काम किए हैं। उन चीज़ों को मंचों से या जनसभाओं के जरिए जनता तक पहुंचाने का काम नहीं किया जा रहा है। जो बयानबाजी हो रही वो अलग हट करके हो रही, वो आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, जनता भी सुन रही है। तो बयानबाजी से कोई मतलब नहीं। जनता को विकास चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए। युवा हैं, बेरोजगार हैं, सड़कों पर अपना कोई पार्ट टाइम कोई काम कर रहे हैं, डिग्रियां हासिल करने के बाद कोई पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, किसी तरीके अपनी जीवन की जो पहिया है, जो गाड़ी है, जीवन चलाने काम कर रहे हैं। और डिग्री होल्डर होने के बावजूद वो दूसरों के यहाँ कम पैसों में नौकरी करने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनके माँ बाप ने, उनके माता पिता ने लाखों रुपए लगा करके उन्हें बाहर कोचिंग कराई, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ हर जगह भेजा, वहाँ अलग जगह पे पैसे खर्च किए, दिन रात मेहनत करके पढ़ाया, लेकिन जब उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा तो वो भी मायूस हैं। तो जो युवा है वो भी रोज़गार की ओर देख रहा है। सरकार की तरफ से रोज़गार की बात कही जा रही है, बीजेपी कांग्रेस की तरफ से 30 लाख जो वैकेंसी जो खाली पद पड़े उनकी बात की जा रही है। जो सरकार में आएंगे तो उनको भरा जाएगा। महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं कि वो देंगे। तो जो महिला है, जो 8,500 रुपये की जो बात आ रही है कि पर मंथ दिया जाएगा, तो उसको लेकर के महिलाएं भी काफ़ी आकर्षित हैं और उस ओर इंडिया गठबंधन की ओर मुड़ती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत है वो पुरुष की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है, ज़्यादा पड़ रहा, महिलाएं ज़्यादा वोट करने जा रही हैं। तो आप यहीं से आकलन कर सकते हैं कि जो जनता का मूड है वो कहाँ जा रहा है। फिलहाल सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो तमाम न्यूज एजेंसियाँ सर्वे कर रही हैं, तो कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो इंडिया गठबंधन का जो सर्वे है वो बेहतर, भाजपा से बेहतर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं नो डाउट उसमें 90% 95% ये है कि हो सकता हो कि सरकार इंडिया गठबंधन बना सकती है, तख्ता पलट हो सकता है। बिल्कुल। मेहताब भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप चर्चा में आए, आगे भी आपके साथ चर्चाएं बनी रहेगी। धन्यवाद, आप हमारे साथ चर्चा में आए।